Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, स्वच्छ हैं? चलिए, स्वच्छ रहने की आवश्यकता है और जोश में रहने की आवश्यकता है। फुल कंसंट्रेट रहना है, क्योंकि जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, यहाँ पर हम जितनी सावधानी से चलेंगे और कंटिन्यू टू चलेंगे, उसी में हमारा प्रोग्रेस होगा। तो हम बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे थे डायमेंशन, जिसमें कि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला को लिखने के लिए सीखे थे। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क बना के दिखाया भी। लगभग बच्चों का सही जवाब हुआ था, कुछ बच्चों से मिस्टेक हुआ है। तो मैं उस बातों पर चर्चा कर रहा हूँ जिसके में आपका जो थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है वो आपका करेक्शन हो जाए और आप उसको सीख लें, और फिर न्यू क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। तब अगले क्लास से हम लोग का चलेगा यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। यदि हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसका हमारे फिजिक्स में क्या क्या यूज होगा, कहाँ पर हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन को यूज कर पाएंगे, उसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन बच गए हैं होमवर्क का करेक्शन करने के लिए, हम उस पर काम करते हैं। तो तैयार हैं सारे बच्चे? एकदम तैयार हैं? चलूँ मैं आगे बढ़ूँ? यस, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से देखेंगे हम लोग पिछले क्लास में होमवर्क में 6 नंबर तक मैंने सॉल्व करा दिया था। 7 नंबर में आपका था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो फार्मूला होता है एंगल बाय टाइम, मतलब समझना होगा यदि सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पर कोई वस्तु मोशन कर रहा है, कभी वो पॉइंट ए पर है और वो मोशन करते हुए पॉइंट बी पर पहुंचता है, तो एल लेंथ कवर करता है और सेंटर पर एंगल थीटा बनाता है, और ए से बी तक आने में टाइम उसको टी लगता है और एल लेंथ कवर करता है। तो माय डियर बच्चों, हम लोग को समझना होगा कि जो बॉडी मोशन कर रहा है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। हिंदी में कहेंगे हम लोग इसको कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति बोलेंगे इसको हम लोग। तो इसका हम लोगों को डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, यदि आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एंगल। आपको मैं सिखाया था एंगल इज डायमेंशन लेस। क्या सिखाया था? एंगल इज डायमेंशन लेस, क्योंकि एंगल थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है। तो एल और आर दोनों लेंथ है, सेम टर्म का रेशियो है, और सेम टर्म का रेशियो होता है तो वह डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाता है, अंश और हार दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। थीटा इज डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये विमाहीन राशि है, इसको हम लोगों को दिमाग में सेट करना है। क्लियर? चलिए अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एंगल डायमेंशन लेस हो जाएगा
टाइम का कैपिटल टी हो जाएगा। तो माय डियर बच्चों, आपको इसका डायमेंशन लिखना होगा t-1। अब नंबर 8 में आपका है, देखेंगे गौर से, नंबर 8 में है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका जवाब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका फार्मूला होता है। ये क्या कहना चाहता है, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन बटे समय कोणीय वेग को कहते हैं। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, ये जो एंगल बनाता है ए से बी तक आया तो उसको कहते हैं डिस्टेंस, लेंथ बोलते हैं। और जो यहाँ पर एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल को ही हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर सिंबल के रूप में लिखेंगे θ/t। तो इसका भी आपसे पूछा जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर भी डायमेंशनल फार्मूला। यदि पूछा जाए एंगुलर वेलोसिटी का, तो आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर देखना गौर से, 1/t लिखेंगे और इसका भी जवाब होगा t-1। चलिए ठीक है, इतने बातों को मैंने समझा। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन t-1 है। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पर, गौर से जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। तो यदि इसका पूछा जाए, जरा सा ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछा जाए SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका, ओमेगा का ऐसा यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा t-1 और ऐसा यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, इसको हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा इसको हम लोग। अब चलेंगे गौर से, यहाँ तक यदि आपने देख लिया तो इसके आगे आपको बढ़ना है थोड़ा सा। और यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं सभी बच्चे आराम से जल्दी से ले लीजिए। ये दोनों वर्ड हमारा कॉमन है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इस वर्ड का यूज जहाँ पर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, वहाँ पर ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति, ये सब टर्म आपका यूज होता है, इसको हम लोग ध्यान से देखिएगा। दोनों का डायमेंशन आपका सेम है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपका जो टर्म है वो है आपका 9 नंबर में देखेंगे, जो होमवर्क में 9 नंबर में था वो था आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ये था आपका चेंज इन एंगुलर
वेलोसिटी बाय टाइम। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पर हिंदी में कहते हैं इसको, इसका सिंबल यूज होता है अल्फा, और इसको हिंदी में कहते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण शब्द किसको कहते हैं, आइए उसको देखिएगा। ये है आपका कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पर आप देखोगे, यदि आपसे पूछा जाए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, आप लोग खुद होशियार हो गए होंगे। कोणीय वेग अभी आपने देखा, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन t-1 आपने देखा, और नीचे टाइम है, टाइम का डायमेंशन t लिखेंगे, आफ्टर सॉल्यूशन हो जाएगा t-2 हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो इसको याद रखिएगा। एंगुलर है एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया t-2। अब यहाँ पर समझना होगा कि एक्चुअली क्या होता है। सपोज कीजिए आप लोग, यह एक सर्कुलर पाथ है, कोई बॉडी मोशन कर रहा था, इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी देखा है ω1, और यहाँ पर यदि आया गति करते हुए, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी हो गया ω2। तो शुरू में था ω1, यहाँ आते ω2 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ तो टाइम लगा होगा, उसको जो टाइम लगा वो मान लीजिए t, और यहाँ पर एंगल बना थीटा। तो प्यारे बच्चों, बॉडी पॉइंट ए से बी पर पहुँच रहा है, तो ए से बी पहुँचा तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो गया। तो यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ, उसी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण कहा जाता है। उसको डिनोट करते हैं किससे, अल्फा उसका सिंबल होता है, उसको आप लोग को याद रखना है, ये अल्फा आपका सिंबल है। तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला आपने देख लिया t-2, मतलब ml m0 l0 t-2, यह लिख सकते हैं हम लोग। ऐसा भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख लीजिएगा, या आप लिख सकते हो m0 l0 t-2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका SI यूनिट लिखना चाहते हैं। SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण का SI मात्रक, कोणीय त्वरण का SI मात्रक जो आपका होना चाहिए, आप उसका जवाब क्या देंगे। तो गौर से देखिए, न्यूमरेटर में है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपने देखा कुछ देर पहले, उसका यूनिट था आपका रेडियन पर सेकेंड, बाय नीचे में आपका समय है, टाइम है, तो उसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, या आप ऐसे लिखिएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी आप लिखेंगे। तो चलिए, ये था आपका 9 नंबर एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण के बारे में। सेटवा मन में, चलिए ध्यान दीजिएगा गौर से। अब आपके पास नंबर 10 में आपके पास क्या है, आइए इसको देखते हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग, निश्चित रूप से लिख लिए होंगे। चलिए बहुत अच्छा बात, कहीं किसी को कोई दिक्कत, संतुष्ट है यहाँ तक, चलिए बहुत अच्छा, संतुष्ट है तो लाइक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अगला स्टेप पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलता है देखिए तो गौर से। नंबर 10 में आपका है फ्रीक्वेंसी, समझना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। फ्रीक्वेंसी शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं आवृत्ति, आवृत्ति इसको बोलते हैं हम लोग।
आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको हम लोग देखें। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बेसिक क्लास जब कर लिए थे तो बेसिक क्लास में हम लोगों ने बोला था कि बहुत सारे छोटे छोटे टर्म पर स्टडी हम लोगों ने कर लिया है। तो यदि बेसिक क्लास आप नहीं किए हैं कोई बच्चे, तो हमसे बात कीजिएगा, उनको बेसिक क्लास का मैं प्लेलिस्ट भेज दूंगा। सारे बेसिक क्लास एक जगह आपको मिलेंगे, आप उसका आराम से फॉलो कर सकेंगे। सीरियली उसको देख लीजिएगा। जस्ट बहुत जल्दी आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है। आपके पास अभी भरदम मौका है, उस समय का सदुपयोग कर लीजिए। और ऑफलाइन में जो बातें बेसिक क्लास में दोबारा रिपीट करना संभव नहीं हो पाएगा, टाइम काफ़ी बर्बाद हो चुका है। तो आपके पास वो मैं पहले से 20 क्लास का एक ग्रुप बना के भेज दिया हूँ। आप सारे बच्चे को मौका मिले नहीं, मिलता नहीं है मौका बनाना पड़ता है। आप मौका बनाकर, मौका निकाल कर वो सारे क्लास को ईमानदारी से सीरियली आप एकदम रूटीन बना के पर डे 2-2 क्लास उसको देख लीजिएगा। फिर भी 10 दिन लगेगा सभी 20 क्लास को देखने में। आपके अंदर जो छोटी छोटी बातें होगी, प्रॉब्लम होगी, वो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आगे जब सिलेबस शुरू करेंगे तो आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगा। तो चलिए उसको ध्यान दीजिएगा। तो फ्रीक्वेंसी शब्द को मैंने आपको सिखाने का कोशिश किया था। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड। तो समझना है, सिंबल में इसको लिखे थे n बराबर 1/t, ये आपका सिंबल में था। तो कहता क्या है, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है या कोई बॉडी दोलन करता है, ऑसिलेशन करता है, या कोई मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करता है, या कई तरंग का गमन होता है। तो कहता है 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, 1 राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। और 1 सेकेंड में, यूनिट टाइम में जितना राउंड लगा लेता है, जितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, उसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम को ही कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे, तो आवृत्ति बराबर हिंदी मीडियम में बच्चा बोलता है 1/, आवर्तकाल, आवर्तकाल इसको हिंदी में बोलते हैं। चलिए, बहुत सुंदर बात। अब आप लोग देखो गौर से, अब मैं कहूँगा इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, आप उसको देखेंगे गौर से। और ये फार्मूला आपका हो जाएगा 1/t है, तो 1/t लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा t-1। लेकिन इसका यूनिट लिखना चाहेंगे, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप बच्चों का जवाब होना चाहिए यहाँ पर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और रोटेशन पर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं हम लोग हर्ज बोलते हैं। सिंबल लिखते हैं HZ, पढ़ते हैं उसको हर्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी का आपका डायमेंशनल इक्वेशन और यूनिट आपके पास है। तो चलिए आप देखेंगे गौर से, एंगुलर वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला t-1 और फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशनल फार्मूला t-1, लेकिन दोनों का यूनिट अलग अलग हुआ। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इन बातों को जो यूज करेंगे वहाँ आपसे पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल बनाने में भी इस टर्म में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इस पर ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नंबर 11 में आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट
ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है सर मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। समझाते हैं ये टर्म है क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे जाओगे तो आपका चैप्टर नंबर 7 जब पढ़ोगे सिलेबस में तो वहाँ पर पूरा चैप्टर में इसी पर फोकस होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। इसका हिंदी क्या होता है गौर से देखेंगे हम लोग। हिंदी होता है इसका जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण ये होता है आपका द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर। अब इसका हम लोग कहना चाहेंगे कि इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या है और ये टर्म है क्या, उसको तो समझें हम लोग थोड़ा सा। तो आइए इस टर्म को समझना चाहेंगे हम लोग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। आप लोग देखे होंगे किसी लट्टू को घुमाइए, तो जब लट्टू को घुमा के छोड़ देते हैं तो घूमते 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 कुछ देर में जाके वो रुक जाता है। तो जब वो कुछ देर में जाके रुक जाता है तो कौन रोका उसको? तो कहा जाता है कि जितना भी रोटेट करने वाला वस्तु है उस वस्तु का वह इंटरनल प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है, जो अपने ही रोटेशनल मोशन का अपोज करता है। उसी अपोजिंग नेचर को, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। मतलब अपने ही घूर्णन का विरोध करना। विरोध करने वाला जो गुण है वो उस गुण को, वो बाहर से उत्पन्न नहीं होता है, वह उसका आंतरिक गुण है, इसीलिए उसका नाम है जड़त्व। तो घूर्णन गति करने, विरोध करने वाला जो आंतरिक गुण है उसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो किसी भी वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आप ध्यान दीजिएगा। यदि मैं ये कहूँ ये मेरा एक एक्सिस है, अक्ष है, और इस एक्सिस के परितः एक वस्तु को हम लोग यहाँ से घूर्णन गति कराएंगे, रोटेट कराएंगे इसके चारों तरफ इस तरह से, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो जाएगा r, इसका मास हो जाएगा m। तो इस एक्सिस के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वही होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। इस कण का मास है m और डिस्टेंस है r, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर उसका कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब मैं कहूँगा इसका हम लोगों को बताइए डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होगा। हम लोग देखते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला इसका हो जाएगा सर, मास का हो गया m, डिस्टेंस का हो गया l, पावर 2 है, ये दे देंगे, ये लिखेंगे, या हम लोग लिख सकेंगे m l2 t0 भी दे सकते हैं हम लोग। इस तरह से लिखेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट, सॉरी डायमेंशनल फार्मूला। अब यदि कहता है कि ऐसा यूनिट लिखो तो बहुत सिंपल बात है, आप लोग तैयार हैं, इसका ऐसा यूनिट लिख सकते हो। मास का हो गया kg, लेंथ का हो गया मीटर, पावर 2 है तो मीटर स्क्वायर देंगे, kg मीटर स्क्वायर। क्या कहेंगे इसको? kg मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? kg मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसा यूनिट बोलेंगे। चाहे तो इसको हम लोग बदल के भी लिख सकते हैं, एनर्जी के रूप में भी लिख सकते हैं, फोर्स के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, बहुत सारे रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो मैं देखना चाहूँगा यदि अपने मन से मैं यहाँ पर है इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाय, ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर हो जाएगा 1 से किसी राशि गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखोगे गौर से kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म हो गया आपका जूल, जूल इंटू सेकेंड स्क्वायर
ये भी आपका हो सकता है। तो चलिए आइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस फॉर्म में हो गया, इसको आप लोगों ने देख लिया। डायमेंशन फार्मूला और एसआई यूनिट क्या है उसको आप लोगों ने देखा। अब हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको लिखते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल जनरली स्मॉल h होता है। और ये है क्या, आइए गौर से सीखिएगा, मैं इसमें पूरा डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स के लिए। आज के मॉडर्न युग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका यूज मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है फार्मूला इसका एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे, गौर से देखिएगा, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का सिंबल होता है H इक्वल टू ऊर्जा बटे आवृत्ति। अब मैं आपसे कहूं, पहले डायमेंशन लिखा देते हैं, तब आपको बताएंगे कि ये टर्म कहाँ से आया, कैसे आया और ये कैसे यूज होगा हम लोग के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका कहूँगा डायमेंशनल फार्मूला बताओ। तो डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक का डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखो, एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा हुआ, ऊर्जा को कहता है mL2T-2। फ्रीक्वेंसी का कुछ ही देर पहले आपने निकाला T-1। आप सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट होगा mL2T-1 हो जाएगा आपका। इस तरह से आपका हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर, ये सब बातें आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ऐसा यूनिट भी लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। ऐसा यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, गौर से देखिएगा, एनर्जी का हो गया आपका जूल, और बाय फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा पर सेकंड, नीचे होगा ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा सर जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड या जूल सेकेंड हम लोग बोलेंगे, इंटू नहीं बोला जाता यहाँ पर, जूल सेकेंड बोला जाएगा। तो ये था आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल, फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला, एसआई यूनिट। अब जरा सा विचार करते हैं ये टर्म आया कहाँ से, ये टर्म कहाँ से आया, किस जगह पर इसका हम लोग उपयोग कर पाएंगे। तो गौर से देखिए आप लोग, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, आइए सीखते हैं। इस मॉडर्न युग में एक टर्म यूज होता है जिसको आप देखो गौर से, मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट है, मैक्स प्लांक जो है मॉडर्न युग का साइंटिस्ट है, जिन्होंने बताया था फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बारे में रिलेशन बताया था। जैसे सन से, सूर्य से ऊर्जा आ रहा है, तो सूर्य से जो ऊर्जा आ रहा है वो ऊर्जा उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और
वह जो ऊर्जा आ रहा है वह ऊर्जा छोटे छोटे कण के रूप में, पार्टिकल के रूप में आता है, जिसका नाम है फोटोन। क्या नाम रखा? फोटोन। ऊर्जा का बंडल है, उसका नाम रखा गया फोटोन। और उस फोटोन का एनर्जी कितना होगा? तो इन्होंने कहा एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन का ऊर्जा समानुपाती होता है वो जो विकिरण आ रहा है सूर्य से, उस विकिरण का आवृत्ति होता है। चूँकि वो तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से देखोगे आप लोग, प्रोपोर्शनल सिंबल को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो कोई कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? तो चूँकि उसको बताने वाला जो साइंटिस्ट है मैक्स प्लांक है, उन्हीं के नाम पर उस कांस्टेंट का नाम दे दिया गया। और तब कहा एनर्जी इज इक्वल टू, कांस्टेंट का सिंबल एच दिया और इसको बोला फ्रीक्वेंसी, और इस एच का नाम हुआ प्लांक्स कांस्टेंट। क्या नाम हुआ उसका? प्लांक्स कांस्टेंट उसका नाम दिया गया। तो अब आपने समझ लिया, यहाँ से यही जो एच है आपका, यही एच आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसको आप दिमाग में रखिए। और ये प्लांक्स कांस्टेंट आपका ये होगा, इसी एच का फॉर्मूला हो गया। इसको इधर ला के करेंगे, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इसका आपने डायमेंशन फार्मूला और यूनिट देख लिया। कहाँ से आया? सूर्य से जो ऊर्जा आ रहा है वह फोटोन के रूप में आ रहा है, उसको एक कण मान लिया, ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल को एक पार्टिकल मान लिया, पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, तो उसी का नाम रखा है फोटोन। तो मैक्स प्लांक ने आज के मॉडर्न युग में ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बहुत बड़ा थ्योरी दिया है, जिसके आधार पर आज के युग में, मॉडर्न युग में बहुत सारी बातों का चर्चा किया गया है, जो आपको अगले क्लास में आगे जाके पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये था आपका होमवर्क में, ये सब बातें दिया गया था। आप लोगों ने इसको देख लिया, बना लिया, कंप्लीट रूप से समझ लिया। अब हमें देखना है कि और एक ग्रुप मैंने आपको दिया था लगभग 36 से 37 टर्म का, जिसमें से लगभग 2/3 भागों का जवाब आपको मिल चुका। अब उसमें कुछ टर्म और है जिसका मैंने डिस्कशन नहीं किया है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप एकदम तैयार रहें आगे। तो उसमें से देखेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, आप लोगों ने बना लिया था। अब उसमें से मैं पढ़ता हूँ, जैसे देखेंगे आप लोग का यदि होमवर्क आपके पास हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था, सभी बच्चों के पास होगा। जिनके पास नहीं होगा वो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको मैं भेज दूंगा। कितना देर हुआ? 1 घंटा पूरा गया ना? घुमा के देखिए तो आपका जो होमवर्क था उसको आप देखेंगे गौर से। तो इसमें से 1 से लेके, जैसे हम देख रहे हैं कि एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, प्रेशर, वर्क, पावर। अच्छा, लगता है पावर का डायमेंशन हमने नहीं बताया, चलिए इसको बताते हैं। काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आवेग, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, टॉर्क, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग फ्रीक्वेंसी, एंगल, एंगल वेलोसिटी, ये सब हो गया। ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी हो गया आपका। स्पेसिफिक हीट, इसका भी हो, नहीं सॉरी इसका नहीं हुआ है। चलिए ये टर्म बताना है आपको, हीट से रिलेटेड। चलिए आइए, तो अब देखेंगे हीट से जुड़ा हुआ कोई टर्म का चर्चा आपके बीच नहीं हुआ है। उसके बाद है 36 में था वेलोसिटी ग्रेडियंट, हो गया है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया है।
ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो गया है, ये सारे टर्म हो गए थे। तो इसमें आपके पास बचा हुआ है हीट से जुड़ा हुआ जो टर्म कुछ है, उसमें से 28, 29, 30, 31, 32 इस पॉइंट पर जहाँ से मैं फोकस कर दूं तब आपका, और कुछ करंट से रिलेटेड भी टर्म था जो मैं अपने मन से करूँगा। इधर तो सभी बातें हो गया था, एक वो बचा हुआ था पावर, शक्ति। तो चलिए आइए मैं उस पर डिस्कस कर देता हूँ, और जो भी छोटा छोटा बात है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तैयार हो जाइए आप लोग जल्दी से। पावर के बारे में सोचो आप लोग। पावर का होता है वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम हिंदी में इसको कहते हैं शक्ति बराबर कार्य बटे समय। समझने का जरूरत है ये क्या चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों कि ये जो पावर है वर्क बाय टाइम, तो दो तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन के बारे में सोचिए, वह मशीन जब हम लोग यूज करते हैं तो वह विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को खर्च करता है। तो एक सेकेंड में वो कितना विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को खर्च करेगा, वही उसका कहलाएगा पावर। जो हम लोग बोलते हैं मशीन 2 हॉर्स पावर का है, मशीन 5 HP का है, मशीन 10 HP का है, हम लोग बोलते होंगे। तो वो जो HP बोलते हैं उसका फुल फॉर्म है हॉर्स पावर, शुद्ध हिंदी में कहते हैं उसको आशु शक्ति, और वो शक्ति का SI यूनिट है हॉर्स पावर। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पावर वर्क बाय टाइम है, तो मैं इसका कहूँगा आपको डायमेंशनल फार्मूला। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहते हैं तो सारे बच्चों को याद हो गया है वर्क का डायमेंशन आपने सीखा था mL2T-2 बाय टाइम का होता है T। तो आप इसको देखोगे गौर से, mL2T-3 अब यहाँ से ये तो कंप्लीट हो गया। अब यदि आप लिखना चाहेंगे SI यूनिट ऑफ पावर, तो आप देखोगे गौर से यहाँ पर वर्क का होता है जूल, टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड, इसको ऐसे लिखेंगे, और इसी को बोला गया है वाट। क्या बोला गया है, वाट बोला गया है इसको। तो चलिए इसको समझिएगा गौर से। और आगे बढ़ के देखेंगे हम लोग, इसका दूसरा भी यूनिट होता है, अनदर यूनिट होता है आपका हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इसको बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं HP। ये जो हॉर्स पावर HP होता है वह क्या होता है, तो देखा गया है एक स्वस्थ घोड़े पर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि वह स्वस्थ घोड़ा 1 सेकंड में कितना वर्क कर सकता है। तो देखा गया था कि वह घोड़ा जो है 1 सेकंड में 746 जूल 746 जूल वर्क कर सकता है। तो उसका जो शक्ति देखा गया, कहा गया 746 वाट बोला गया। मतलब 1 HP यदि बोला जाए
तो हमारा जवाब होगा 746 वाट। 746 वाट, तो हमारा जवाब होगा 746 जूल पर सेकेंड। 746 जूल पर सेकेंड यह देखा जाता है। तो चलिए हम लोग गौर करके देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये था शक्ति के बारे में। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हीट टेम्परेचर से जुड़ा हुआ कुछ टर्म लिया जाए जिस पर हम लोग फोकस करें, जो आप लोगों को कभी कभी समझने में दिक्कत होता है। उस टर्म को लेकर चलते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ बात लिए थे, उसमें और कुछ बात जोड़ना है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हीट का ले लेते हैं, फिर चार्ज करंट से जुड़ा हुआ भी कुछ टर्म लेंगे जिस पर हम लोगों को आगे फोकस करना है। तो तैयार हैं आप लोग? यस, तैयार हो जाइए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। होमवर्क का जो दूसरा पेज था, उस दूसरे पेज में यह टर्म आपका है विशिष्ट ऊष्मा। तो पहले मैं आपको तो विशिष्ट ऊष्मा लिखा हुआ है, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लिखना चाहिए पूरा पूरा, तो थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है विशिष्ट। स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखना चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्या कहते हैं इसको? विशिष्ट ऊष्मा धारिता, इसको हम लोग बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, गौर से देखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विशिष्ट ऊष्मा धारिता बराबर जो आपका होगा वह होता क्या है, उसको मैं देखता हूँ। हीट एनर्जी मास इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। हिंदी में इसको कहेंगे ऊष्मा ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुना तापांतर। ये आप कहोगे इस तरह से। तो इसका जो सिंबल जनरली देखिएगा सी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो मैं कहूँगा इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, कैसे आया, कहाँ से आया, ये मैं समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग उसको कंसंट्रेट होकर देखेंगे। राइट? तैयार हैं आप लोग? यस, वेरी गुड। तो आप देखोगे यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी क्या होगा, गौर से देखिएगा। तो हीट एनर्जी, दुनिया में कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन होगा वर्क के जैसा mL2T-2 लिखेंगे, बाय मास का m लिखेंगे और टेम्परेचर का k लिखेंगे और थीटा लिखेंगे। के भी लिख सकते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं, आपको मैंने सिखाया था। तो आफ्टर सॉल्यूशन आपको रिजल्ट मिलेगा m0 L2 T-2
K-1 आपको इस तरह से बोला जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्माधारिता का डायमेंशनल फार्मूला ये आपका हुआ। अब देखोगे एम को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। अब आपसे पूछा जाए SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, समझने का जरूरत है यहाँ पर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट, तो देखो ऊपर में हीट एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा जूल, नीचे में है मास बाय मास का केजी हो जाएगा, और टेम्परेचर का केल्विन के हो जाएगा। तो बोलेंगे हम लोग जूल पर केजी पर केल्विन, इस तरह से हम लोग बोलेंगे जूल पर केजी पर केल्विन, हम लोग इस तरह से बोलेंगे। आप ऐसा यूनिट लिखेंगे। तो ये सब था आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसके मीनिंग को समझोगे, इसको समझाता हूँ मैं, गौर से समझेंगे। इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको टर्म चलाता हूँ जो आपके होमवर्क में मैंने भेजा था। 31 नंबर पर चले आइए आप। 31 नंबर में पहले देख लीजिए, तब फिर इस पर बैक करेंगे हम लोग। ये था आपका वो जो पेज भेजे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें ये था 28 नंबर पर, ये था 28 नंबर पर था। इस पर पुनः मैं बैक करूंगा, लेकिन पहले आपका 31 में है ऊष्माधारिता, जरा सा मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा। आप लोग तैयार हो जाइए। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता, जो शब्द अभी पढ़ रहे थे उसमें और इसमें क्या अंतर आपको दिख रहा है, जरूर आप देख रहे होंगे। वहाँ था क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यहाँ पर है ओनली हीट कैपेसिटी। हिंदी में था विशिष्ट ऊष्माधारिता, यहाँ सिर्फ है ऊष्माधारिता। अंतर इतना है, समझने का तैयार कोशिश करेंगे। आइए तो कोशिश कीजिए जल्दी से। कहता है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज कर लीजिए कोई भी एक बर्तन है और उसमें कोई वस्तु ले लीजिए आप, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप। इस बर्तन में किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने रखा है और यहाँ पर आप उसमें हीट देना शुरू कीजिए। आप उसमें हीट देना शुरू कर दीजिए, हीट देना शुरू कर दे रहे हैं। ये कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है। इसका जो कहा गया मास m kg मान लेते हैं हम लोग, m kg का वस्तु है और उसमें हीट दिया गया, मान लो q जूल हीट उसमें दिया गया। तो इस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर T1 है और जब हीट दिया गया तब उसका फाइनल टेम्परेचर T2 डिग्री C हो गया। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पर आपसे बात करूँ मैं, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ। तो टेम्परेचर चेंज जो हुआ इसको ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर चेंज T2 माइनस T1, आप लिखोगे डेल्टा टी। डेल्टा टी केल्विन से हीट में टेम्परेचर में चेंज हुआ, कितना हीट देने से, क्यों जूल हीट देने से। तो सपोज करो, अब हम ऐसे मूर्खा डिजाइन से बोलते हैं, चूल्हे पर पानी रख दिए और उसमें कोयला जला दिए और उसमें हीट जाने लगा, पानी कुछ देर में उबलने लगा। तो पानी का शुरू में कुछ तो टेम्परेचर होगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, कुछ भी होगा। हाँ, रूम टेम्परेचर के बराबर होगा, यह बात भी कन्फर्म है।
जितना रूम का टेम्परेचर है उतना ही जल का टेम्परेचर शुरू में होगा। चूल्हे पर रख के गर्म किए, हीट दिए, उसका टेम्परेचर बढ़ा और कुछ देर के बाद उबलने लगा। जब वो वाटर बॉयल होने लगा, उबलने लगा, तो उस समय उसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो 30 डिग्री से बढ़ के 100 डिग्री हुआ। उतना डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने में आपने जितना हीट उसको दिया, उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी कहेंगे। आप ध्यान देंगे कि सर अब आप कह सकते हो डेल्टा टी टेम्परेचर को राइज कराने के लिए हीट की आवश्यकता हुआ क्यू। ये हुआ आपका टेम्परेचर डिफरेंस और ये हुआ आपका हीट दिया क्यू, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। तो यूनिट या 1 केल्विन से हीट को टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितना हीट का हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, उसी हीट के मात्रा को कहेंगे हम लोग हीट कैपेसिटी। क्या कहेंगे इसको? हीट कैपेसिटी कहेंगे। और तब उसका जो वैल्यू हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे बाय डेल्टा टी कहेंगे इसको हम लोग। हीट बाय डेल्टा टी कहलाएगा हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर स्पष्ट है हीट कैपेसिटी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा हीट बाय डेल्टा टी हो जाएगा। लेकिन बॉडी का मास कितना केजी है? 1 केजी है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी m केजी है, 1 केजी नहीं, m केजी का वस्तु है। उसके टेम्परेचर को T1 से बढ़ाकर T2 किया गया। उसके टेम्परेचर को बढ़ाकर T2 किया गया। T1 शुरू में है, बाद में T2 हुआ, तो कितना चेंज हुआ? डेल्टा टी चेंज हुआ। तो डेल्टा टी चेंज करने के लिए हीट आवश्यकता हुआ क्यू जूल। तो 1 केल्विन से राइज कराने के लिए या 1 डिग्री से राइज कराने के लिए हीट खर्चा हो गया क्यू बाय डेल्टा टी। उसी को कहते हैं, नीचे में लिखेंगे वर्ड में टेम्परेचर डिफरेंस लिखेंगे। ये हुआ आपका हीट कैपेसिटी। अब इसका मैं कहूँगा आप लोगों से कि भाई मेरे आप इसका डायमेंशन फार्मूला बता दो जल्दी से, तो आप लोग आराम से बता देंगे। फार्मूला इसका आपका हो गया, गौर से देखोगे, हीट का हो गया क्या? mL2T-2 बाय टेम्परेचर का हो गया K। तो आपका जवाब हो जाएगा mL2T-2 K-1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी। 5 केजी का वस्तु है, 10 केजी का वस्तु है, 20 केजी का वस्तु है, कोई मतलब नहीं है, वस्तु है ना। अब इस वस्तु के टेम्परेचर को मात्र 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो कुछ तो हीट खर्चा होगा। वो जितना सा हीट खर्चा हुआ वही उसका कहलाता है हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। और यदि वस्तु 1 केजी का लेंगे और तब उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाएंगे, तब उसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्माधारिता। किसी भी द्रव्यमान का वस्तु है, उसके टेम्परेचर को मात्र 1 डिग्री से बढ़ाना है, 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो जो हीट खर्चा हुआ हीट कैपेसिटी। और 1 केजी के वस्तु के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना हो तब कितना हीट खर्चा होगा, उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये दो थोड़ा सा अंतर है, 28 और 31 में थोड़ा सा अंतर था। तो डायमेंशन फार्मूला में भी अंतर है, फार्मूला में भी अंतर है, यूनिट में भी अंतर होता है। तो इसका यदि आप बात करो तो यहाँ से मैं शॉर्टकट में बोलूँ कि ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, आप लोग जल्दी से देखोगे। यहाँ पर SI यूनिट पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर। इस टर्म का SI यूनिट आपसे पूछूंगा तो आपका हो जाएगा जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन क्या पढ़ेंगे? जूल पर केल्विन बोलेंगे। तो ये था आपका हीट से जुड़ा हुआ टर्म। एक छोटा सा टर्म आपको और देखना है, लीनियर एक्सपांशन के बारे में और लेटेंट हीट के बारे में। तो पहले मैं 30 नंबर पे बात करूंगा, तब आगे बात करूंगा। एक छोटा सा चीज़ और जैसा मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, यहाँ पर ये जो टर्म आपने देखा C
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो दुनिया में जितने भी वस्तु हैं सबका ये हीट कैपेसिटी का मान अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए करें, सी फॉर वाटर, इसका मतलब हुआ, इसका वैल्यू होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। और सी फॉर आइस, इसका जवाब होता है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन।